हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम। तो आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा खत्म हो चुका है। करीब 15 to 16 लेक्चर्स में मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म किया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिसर्च ओरिएंटेड भी है और हमारा इंट्रेंस के बेसिस पे भी स्कोरिंग है बहुत। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। तो उसमें क्या पढ़ेंगे मैं उसका डिटेल में आप लोगों को बता देता हूं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले होती क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी का वन फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसी के कन्वर्जन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो वही मैंने लिख रखा है। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं रिलेशनशिप क्या होती है बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस बोले तो जो अपने आप हो, स्पॉन्टेनियस वही होता है जो अपने आप हो। डेल्टा जी जिसकी नेगेटिव होती है, वैसे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वहां से हमें मिलती है, हम उसे यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हमारे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं। तो देखिए हमारा केमिकल रिएक्शन से जो हमें केमिकल एनर्जी मिल रही है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका कन्वर्जन होता है गैल्वेनिक सेल के थ्रू। गैल्वेनिक सेल के थ्रू इसका कन्वर्जन होता है। और हमारा इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन इलेक्ट्रोलिटिक सेल से होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारी होती है, वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में। हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। मेजर पोर्शन यहाँ गैल्वेनिक सेल का आज हम लोग कवर करेंगे, फिर हम लोग कल परसों में इलेक्ट्रोलिटिक सेल अपना खत्म करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन का, ये हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। जब वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, वो इलेक्ट्रोलिसिस होती है। तो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल आज हम लोग देखते हैं। चलिए तो पहले मैं बताता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ना बेसिस होता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, रिमूव कर रहा हूँ। तो रेडॉक्स रिएक्शन चलो देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन हमारा जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वैसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, वो हम लोग बोलते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स है, वो आज हम लोग देखेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन पहले देख लेते हैं, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ। देखो छोटा छोटा टर्म में लिख लो जल्दी जल्दी। इट इन्वॉल्व्स, मेरे साथ लिखेगा, इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफरेंस बता देता हूं। देखो जितनी भी डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, मैं एक यहाँ पे कलेक्ट करके आप लोगों को बता रहा हूं, जो कि पूरे केमिस्ट्री में आपको काम आएगी, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन हमारा होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहां पे भी एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, समझ लीजिए वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं तो आप लोग को, अगर कोई मेटल कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो अपने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है मेटल का। ठीक उसी तरीके से इससे अपोजिट में होगा, इसके अपोजिट में होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। देखिए अगर एक आप समझ गए तो दूसरा अपने आप बना लोगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी डेफिनेशन इसकी कहती है हमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जहां एडिशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। सॉरी, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो वहां हम लोग बोलते हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है। फॉर एग्जांपल कंबशन रिएक्शन की बात करते हैं। मीथेन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वहां पे कार्बन का फॉर्मेशन करता है, तो वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है।
ठीक उसी तरीके से यहां पे होगा हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी तुम एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करोगे तो वहां एल्केन का फॉर्मेशन होगा, वो हम लोग बोलते हैं वहां पे रिडक्शन हुआ है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजनोलाइसिस रिएक्शन पढ़ा है आप लोगों ने। एल्कीन पे हाइड्रोजन का एडिशन करोगे, एल्केन का कन्वर्जन होगा, एल्केन बनेगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। देखो थर्ड वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी तरीके से रिडक्शन होगा हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो वो हमारा होता है रिडक्शन। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये डेफिनेशन के थ्रू ही हम चलेंगे। बाकी तो मैं आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए बता देता हूं, पर ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। आगे देखेंगे। और एक डेफिनेशन होती है इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए एलिमेंट का, वो लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। एक एग्जांपल के थ्रू अभी बताऊंगा, ज्यादा क्लियर होगा। रिडक्शन होता है हमारा डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीमेंट हो, डिक्रीज हो एलिमेंट का, हम लोग बोलते हैं वहां हमारा रिडक्शन हुआ है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझाता हूं। एक ले लेते हैं रिएक्शन, ले लेते हैं हम लोग Zn ले लेते हैं। एलिमेंटल स्टेट में है तो 0 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर +2 के साथ हमारा रिएक्शन होगा एक्वस मीडिया में, तो ये बनेगा Zn+2 एक्वस मीडिया में, और हमारा कॉपर बनेगा एलिमेंटल स्टेट में होगा तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn 0 से Zn+2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर हम देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो भी देख लीजिए, यहाँ पे Zn इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हुआ है। तो इस टर्म में भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैं डेफिनेशन आप लोगों को बता रहा हूँ अप्लाई करके। कॉपर 2+ से कॉपर 0 में कन्वर्ट हो जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। और देखा जाए तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। तो तुम्हारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। इस तरीके से डेफिनेशन को अप्लाई करना सीखो, कंसेप्ट लगाना सीखो। तो मैंने आपको बता दिया ये। अब बात आती है हमारी कि हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, एक टर्म आता है, तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पेस की कमी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो मैं जैसे याद करता हूँ, मैं जैसे समझता हूँ चीजों को, वैसे आप लोग को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद रिड्यूस हो, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। अरे दूसरे को जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो अपने खुद तो रिड्यूस होगा ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, अपने रिड्यूस हो, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जिनका रिडक्शन हो, जिनका रिडक्शन हो। सब्सटेंस अंडरगोइंग रिडक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कॉपर होगा। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ये जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक उसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन हो, जो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो देखो एक ही चीज में मैं सब कुछ क्लियर करना चाहता हूं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको इस तरीके से याद रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देना, अपने खुद रिड्यूस होना। ये हमारा रिडक्शन होगा तभी तो खुद को रिड्यूस करेगा ना। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस कर देना, खुद ऑक्सीडाइज हो जाना, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये बात खत्म होती है, बहुत बेसिक बता रहा हूं। यहां से चलो अब गैल्वेनिक सेल्स पढ़ेंगे, 1 by 1 करके पढ़ेंगे, टॉपिक को ज्यादा क्लियर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने भी मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम का, वो जाके देख ले, प्लेलिस्ट में पूरा अप टू डेट है, बहुत अच्छे से अप टू डेट किया है मैंने, आप लोग वहां पे जाके देखिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द सेल, गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा मैं। चलिए गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करते हैं।
पूरा सेटअप बताऊंगा, वर्किंग बताऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप लोग देखिए। गैल्वेनिक सेल, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी जो हमारी कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कन्वर्जन होता है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। चलिए इसका सेटअप देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे दो कंटेनर ले लेते हैं हम लोग, दो कंटेनर ले लेते हैं, दो कंटेनर ले लो, ठीक है। इस तरीके से दो कंटेनर ले लो तुम। एक में तुम ले लो जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन ले लो, जिंक सल्फेट ले लेते हैं, उस पे जिंक रॉड डालते हैं, जिंक रॉड डालते हैं, जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड डालते हैं, ठीक है। कॉपर का इलेक्ट्रोड डाल दो और कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ले लो तुम। यहाँ पे देखो दोनों को हम लोग वायर से कनेक्ट करते हैं, वायर के थ्रू हम लोग दोनों को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे की दे दीजिए, एक वोल्टामीटर लगा देते हैं। वोल्टामीटर का काम तो पता ही होगा आप लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस का बताएगा। यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा उससे पोटेंशियल डिफरेंस पता चलता है दो इलेक्ट्रोड की। ये क्या है, इलेक्ट्रोड ही है ना। ये हमारा एनोड होता है, मैं बताऊंगा अभी इसको क्यों एनोड बोल रहे हैं। और ये हमारा कैथोड होता है। कैथोड हमारा पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी से कनेक्ट है। ये नेगेटिव होता है एनोड हमारा। बताऊंगा किस तरीके से इसको पढ़ते हैं, याद रखते हैं, ठीक है। ये देखिए एक फॉल्ट ब्रिज यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। फॉल्ट ब्रिज का भी अभी फंक्शन बताऊंगा, थोड़ी देर वेट कीजिए, देखते चलिए ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। ये फॉल्ट ब्रिज है हमारा। यहाँ पे ये कनेक्शन तुम्हारा तैयार है। यहाँ पे देखो क्या इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी रिएक्शन हो रहा है अलग अलग कंटेनर में हो रहा है, अलग अलग वेसल में हो रहा है, सेपरेट वेसल में हो रहा है, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। मैंने बताया था ये हमारा बेसिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विदाउट रेडॉक्स रिएक्शन नहीं चल सकता। तो ये हमारा सेटअप तैयार है। चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। तो चलो देखो जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, वो मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा कल परसों में, तो बताऊंगा। यहाँ पे देखो Zn का ऑक्सीडेशन होगा। Zn का जब ऑक्सीडेशन होगा तो मैंने अभी आपको भी बताया है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Zn यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकलेंगे, लिबरेट होंगे, वो वायर के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। कनेक्ट कर दीजिए की को, वहां वायर का फ्लो होगा और हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या है, कॉपर है। तो कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर +2 जो यहाँ पे आयंस है हमारे, कॉपर सल्फेट और कॉपर और सल्फेट के जो आयंस है, कॉपर 2+ क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट होगा। यहाँ पे कॉपर Cu+2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो तुम्हारा करंट का जो फ्लो होगा वो इधर होगा। ये चीज को एकदम गौर रखना, एकदम ध्यान रखना कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, करंट हमेशा उसके अपोजिट फ्लो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो करंट हमारा इधर फ्लो करेगा। अब देखो होता क्या है, ये रिएक्शन तो चलता है, ठीक है, ये रिएक्शन चल रहा है, यहाँ Zn+2 बन रहा है, Zn+2 यहाँ पे निकल रहा है, Zn+2 बन रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता चला जा रहा है। एक टाइम आएगा, एक टाइम आता है जब यहाँ पे कैटायंस बनने लगते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे कैटायंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक टाइम आएगा जब यहाँ पे कैटायंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे जो चार्ज होगा ना हमारा, नेट पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होने लगता है, पॉजिटिव चार्ज बनने लगता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि आयंस Cu+2 तो तुम्हारे यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं और जो सल्फेट का जो एनायंस है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होने लगता है। मतलब यहाँ पे एनायंस एक्युमुलेट होते हैं और तुम्हारे नेट नेगेटिव चार्ज होने लगता है। तो एक टाइम आता है जब यहाँ पे भैया देखो कैटायंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये फिर अपना इलेक्ट्रॉन क्यों इधर भेजेगा। अगर तुम्हारे घर में अगर किसी चीज की कमी होगी तो तुम पड़ोसी को क्यों दोगे। कोई अगर चीनी लेने आएगा तो तुम्हारे घर में चीनी होगी तभी तो तुम दोगे ना, शुगर। तो देखो यहाँ पे ये होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगती है तो इलेक्ट्रॉन को इधर भेजता नहीं है
और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर एनायन बहुत ज्यादा है तो ये भी क्यों लेगा, पड़ोसी क्यों लेगा, अगर पड़ोसी के घर में भी शुगर है तो वही चीज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एनायन बनने लगते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो रिएक्शन हमारा स्टॉप हो जाता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, रिएक्शन को तो कंटिन्यू कराना होगा। वहां पे हमारा रोल प्ले करता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज वहां पे आता है अपना रोल प्ले करने के लिए। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, तुम्हारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सपोज करो KCl KNO3 अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, एक सॉलिड पेस्ट टाइप का बना लिया जाता है अगर और जेलेटिन में ये सेमी सॉलिड टाइप का पेस्ट बना लिया जाता है और जेलेटिन में वो भरा रहता है सॉल्ट ब्रिज में, ठीक है। तो जब ये कंडीशन हो जाती है, रिएक्शन हमारा स्टॉप होने को होता है, तो क्या होता है, सपोज करो KCl हमारा इसमें भरा हुआ है, ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा, KCl टूटेगा, तो क्या होता है जब यहाँ पे कैटायन बढ़ने लगते हैं तो Cl माइनस यहाँ पे आने लगता है और K पॉजिटिव जो है बन रहा है पोटेशियम वो यहाँ पे आने लगता है। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन पूछ लिया जाता है। तो ये देखो सॉल्ट ब्रिज का काम होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है, फिर से हमारा यहाँ पे कैटायन जो बन रहा है वो उसके साथ कंबाइन हो जाता है, एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है, कैटायन की अमाउंट कम होती है, फिर से इलेक्ट्रॉन को इधर भेजना स्टार्ट करता है, करंट का फ्लो इधर होता है। तो सॉल्ट ब्रिज का दो काम होता है, एक तो पहला ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। और एक बात देखो बाहर से तो सर्किट कंप्लीट है, इनर सर्किट को कौन जोड़ रहा है, सॉल्ट ब्रिज। तो हमारा सॉल्ट ब्रिज काम करता है, इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, डायरेक्शन ऑफ मतलब करंट का फ्लो कराता है, कंप्लीट इनर सर्किट एंड करंट फ्लो कराने में भी हेल्प करता है। जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगी करंट का फ्लो नहीं होगा। सॉल्ट ब्रिज का बहुत बड़ा रोल है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, कंप्लीट करता है इनर सर्किट को और करंट का फ्लो करवाता है, ये हेल्प करता है करंट फ्लो में, इसके बिना करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि रिएक्शन हमारा स्टॉप हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। तो सॉल्ट ब्रिज का ये फंक्शन है। अच्छा देखो हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहा है तो ये नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब एनोड पे नेगेटिव हो रहा है एनोड, और एनोड पे क्या हो रहा है, ये हमारा एनोड है, तो एनोड पे देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। और कॉपर पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे कैथोड पे क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। तो तुम एक चीज देखो, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल में एनोड हमारा नेगेटिव होता है, कैथोड हमारा पॉजिटिव होता है। याद करने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान तरीका है याद करने का, एक ट्रिक है लोन। लोन टर्म से आप याद करोगे, बैंक से लोन लेते हो ना, लोन का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। देखो लेफ्ट में क्या है, जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं शेल का तो हमेशा हम लोग लेफ्ट में एनोड को रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशनल बनाया गया है, इसी तरीके से हम लोग मानते हैं, आप राइट में मत ले लीजिएगा। लेफ्ट में एनोड है, लेफ्ट में हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट में एनोड होगा और वो हमारा नेगेटिव होगा। तो लोन से आप याद रखिएगा, जब एक टर्म आप याद कर लोगे कि भैया लेफ्ट में एनोड है तो राइट में तो कैथोड ही होगा, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां रिडक्शन ही होगा, ये हमारा एनोड है तो वो कैथोड होगा और ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव ही होगा। ये बात तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो इसमें यही आती है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट इसका बता दिया आप लोगों को किस तरीके से वर्क होता है सेल का, ये वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल है। आगे मैं बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स बताऊंगा मैं आप लोगों को, मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी पढ़ाऊंगा, दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ाऊंगा। बट पहले जानने से पहले थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, मुझे लगता नहीं कि कहीं पे डाउट होगा आप लोगों को। देखो अगर मान लो हम सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे पोरस पार्टीशन दे देते हैं ताकि रिएक्शन हमारा इधर में मतलब जो कंपोनेंट्स है वो मिले नहीं आपस में, पार्टीशन एक तरह से दे देते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो। अगर सॉल्ट ब्रिज तुम नहीं इस्तेमाल करते हो पोरस पार्टीशन दे दी जाती है।
बट अभी के लिए तुम यही याद रखो कि हमें फॉल्ट ब्रिज ही यहाँ पे लगाना है, फॉल्ट ब्रिज का ही रोल हमें यहाँ पे, और फंक्शन फॉल्ट ब्रिज का बहुत जरूरी है, वो जरूर देख लीजिएगा। अच्छा एक चीज मैं और बताता हूँ, यहाँ पे वो कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम लोग फॉल्ट ब्रिज में लेते हैं, अभी याद आया तो बता देता हूँ। देखो पहला ये होता है कि ये हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये रिएक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये रिएक्ट कर जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसका केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, बस ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे पहला कंडीशन ये होता है, ये इंटरफेयर नहीं करता है, नेट जो केमिकल रिएक्शन होता है ना उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। दूसरा मैं बता देता हूँ, हायर क्लास में आप लोग पढ़ोगे कि हम लोग वहां पे ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जहां पे आयोनिक मोबिलिटी हमारी दोनों की, कैटायन की और एनायन की, इक्वल होती है। आयोनिक मोबिलिटी बोल के एक टर्म है, आप लोग पढ़ोगे बाद में। तो जिस इलेक्ट्रोलाइट की आयोनिक मोबिलिटी एनायन और कैटायन की, जैसे यहाँ पे K पॉजिटिव है और यहाँ Cl नेगेटिव है, तो इन दोनों की आयोनिक मोबिलिटी इक्वल होती है। इसीलिए हम लोग, क्योंकि देखो अगर मान लो आयोनिक मोबिलिटी ऊपर अगर इक्वल नहीं होगी तो Cl माइनस को इधर भेज रहे, K प्लस को इधर भेज रहे, तो अगर दोनों की स्पीड में अगर डिफरेंस आ जाएगा तो ये पहले चला जाएगा, ये बाद में चला जाएगा, ऐसे तो नहीं करना ना। तो इसीलिए आयोनिक मोबिलिटी दोनों की इक्वल होनी चाहिए और हमारा इनर्ट होना चाहिए। तो ये पूरी बात होती है गैल्वेनिक सेल की। आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को और भी आगे कंसेप्ट बताऊंगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, वहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के पूरे लेक्चर मैंने बनाए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना थोड़ा सा बाकी है आयनिक इक्विलिब्रियम का, वो मैं करा दूंगा किसी दिन टाइम लेके। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे तो मुझे बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं, आप लोगों को सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा। इसीलिए मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की है और मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा अगर मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहा तो। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।